हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने बायोलॉजी के टेस्ट में। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे छात्र? आप सभी के लिए आप लोगों के लिए एक बायो का एक टेस्ट लेके आई हूँ जिसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं। बेसिकली आप लोगों की एक रिकॉर्डेड क्लास है, सो ये मत सोचिएगा कि मैम हमारे मतलब कमेंट्स अभी नहीं देख रहे हो, डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स नहीं देख रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है आप उसको बाद में हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं पॉसिबली कोशिश करूंगी कि हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल अगर डाउट आए तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे इसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट वुड हैपन इफ द पेनक्रियाज इज डिफेक्टिव। क्या होगा यदि अग्नाशय विकृत हो? डाइजेशन विल नॉट टेक प्रॉपरली, पाचन ठीक से नहीं होगा। इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर नॉट फॉर्म्ड, इंसुलिन और ग्लूकागन नहीं बनेंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी? रक्त का गठन बंद हो जाएगा, द ब्लड फॉर्मेशन विल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, रक्तचाप में वृद्धि होगी। क्या उत्तर देंगे आप? भाई देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मानव शरीर की, तो यहाँ पे हमने देखा कि इधर से मानव की गुहा आती है जिससे यहाँ पे ये स्टमक आया, स्टमक के बाद यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका ये क्या बन जाता है? ये आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखो, इधर वाला ये जो भाग आता है, कौन सा? ये वाला भाग। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? ये पाचन तंत्र में मदद करता है, साथ साथ हमारे रक्त की शर्करा को मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके काम क्या है पैनक्रियाज या अग्नाशय के? तो एक तो डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, और दूसरा किस चीज में मदद करता है? दूसरा मदद करता है आपके शुगर कंट्रोल में, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में ये मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पैनक्रियाज होता है, अगर ये विकृत है, अगर ये डिफेक्टिव है, तो क्या होता है? तो आप लोगों का इंसुलिन और ग्लूकागन का फॉर्मेशन नहीं होता है। डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ये नहीं है कि डाइजेशन बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागन बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए प्राइमरी ऑर्गन यही है। डाइजेशन की मैं बात करूं, जो प्रोटीन का, फैट का ये डाइजेशन करने में मदद करता है, वो छोटी आंत, हमारा पेट, हमारा मुंह करने में सक्षम है, ठीक है। अगर पैनक्रियाज ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर पैनक्रियाज काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन और ग्लूकागन ढंग से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो रक्त का जो शर्करा है वो कंट्रोल नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर नॉट फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज्ड ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन इज। प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, आईसीएसएच या फिर एसीटीएच? आंसर कीजिए। देखो, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स अब आपके पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे। सबसे पहला होगा पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, ठीक है। जो प्रसव होता है ना, उसको हम पार्ट्यूरेशन भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट्यूरेशन होता है, इसके दौरान जब किसी महिला का प्रसव होता है, बच्चे को जन्म वो दे रही होती है, तो उस दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? और मैंने इस चीज को आपको वैसे भी बताया था कि जब गाय भैंस को क्या कराया जाता है, उनका दूध का हमें निर्माण करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके इंजेक्शंस देते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, आईसीएसएच या फिर एसीटीएच? आप क्या आंसर दोगे? आप कहोगे कि मैम, अगर हम बात करें, हमारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग से क्या निकलती है? पश्चिम भाग से जो स्टोर है, थैलेमस ने भेजी थी, वहां पे जाके स्टोर हो गई। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, इसको रिलीज करती है ये, ताकि क्या किया जा सके? ताकि आप लोगों के लिए ये जो हार्मोन है, इसको रिलीज किया जा सके। और जब महिला प्रसव दे रही हो, जब वो प्रसव कर रही हो, तो उस टाइम पे क्या हो? उस टाइम पे उसका शरीर को रिलैक्स किया जा सके, ठीक है। और वहां पे साथ साथ दुग्ध ग्रंथियों को भी एक्टिवेट करने का कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीटोसिन आ जाता है। वेसोप्रेसिन की अगर मैं बात करती हूँ, ये आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहलाता है, यानी कि एडीएच भी कहलाता है। और ये जो एडीएच होता है, ये क्या करता है? ये आपके क्या बोलते हैं,
ब्लड के अंदर जितना भी वाटर है उसको रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, ये किस चीज में मदद करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मदद करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये कहाँ मदद कर रहा है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द इंसुलिन हार्मोन इज अ डैश। इंसुलिन हार्मोन क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है, एक फैटी एसिड है, एक पेप्टाइड है, या फिर एक स्टेरोल है या स्टेरॉइड है? क्या कहोगे इसका आंसर कहोगे? देखो, अगर हम बात करते हैं आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है कि आपके जनरली जितने भी हार्मोन होते हैं दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं किसी ना किसी प्रकार के। अगर हम एंजाइम की बात करें वो भी प्रोटीन है। अब इनमें से कौन सी चीज प्रोटीन को सबसे ज्यादा सटीक तरीके से बता रही है? स्टेरॉइड की बात करते हैं, स्टेरॉल की बात करते हैं, खुद प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं पेप्टाइड वर्ड इससे रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पेप्टाइड्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? इंसुलिन हार्मोन क्या है? एक पेप्टाइड है। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या होता है ये भी रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। तो आपके अंदर ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज को आपका किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इन लीवर। ठीक है, लिवर में, यकृत में ग्लाइकोजन में इसको कन्वर्ट कर देता है ताकि क्या हो सके? ताकि आपका रक्त जो है उसके अंदर शर्करा की मात्रा कम रहे और आपको डायबिटीज ना हो। तो ये इंसुलिन जो होता है, अगर ये लैक करता है, लैक ऑफ इंसुलिन मेक्स ह्यूमन डायबिटिक, मेक्स अ ह्यूमन डायबिटिक, मेक्स अ ह्यूमन डायबिटिक। ठीक है, एक ह्यूमन को क्या बना देती हैं? ये डायबिटिक बना देती हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर कीजिए। टिन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है? आप क्या उत्तर देंगे भाई? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन के अंदर जो आपकी धातु पाई गई है ना, वो क्या होती है? वो आपकी जिंक होती है। ठीक है, क्या होती है? जिंक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिंक नामक जो आपकी धातु है वो कहाँ मिल रही है? वो इंसुलिन में मिल रही है। और अगर आपके शरीर के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से इंसुलिन का कम निर्माण होता है, और क्या होगा? और आपको दिक्कत होगी किस चीज में? अपने जीवन शैली में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेस डायबिटीज इन अ पर्सन। किसी व्यक्ति में कौन सा तत्व मधुमेह का कारण बनता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, या फिर इंसुलिन? कौन सा तत्व मधुमेह का कारण बनता है? बताएं जरा, कौन सा तत्व मधुमेह का कारण बनता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, या फिर इंसुलिन? अभी अभी डिस्कस किया था हमने ये, बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया है। जल्दी से बताएं कि इनमें से किसके कारण डायबिटीज, ठीक है, क्या हो जाती है? डायबिटीज, जिसको हम आम भाषा में शुगर कह देते हैं। और ये कौन सी होती है? डायबिटीज मेलाइटस होती है। तो ये किसके कारण होती है? जब आपके ब्लड के अंदर एक्सेस ऑफ शुगर आ जाए, एक्सेस ऑफ शुगर इन ब्लड, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायबिटीज की समस्या कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज की समस्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मधुमेह का कारण क्या बनता है कि जब इंसान के शरीर के अंदर ज्यादा ब्लड ग्लूकोज आ जाए तो उसको डायबिटीज हो जाती है। और ये क्यों होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है, क्योंकि इंसुलिन ही उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, भाई देखो आपको पता है कि इंसुलिन नामक जो दवा है, इंसुलिन नामक जो दवा है उसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंसान के शरीर की डायबिटीज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंसुलिन है ये इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? राइजोम ऑफ जिंजर, यानी कि अदरक के राइजोम से, रूट्स ऑफ दहलिया,
बैल्समैन फ्लावर यानी कि बलसम के फूल से, और नेक्स्ट आ जाता है पोटैटोज ट्यूबर, आलू के कंद से। क्या आंसर करोगे? देखो हर चीज जो है, जैसे यहाँ पे इंसुलिन की बात की गई है, तो इंसुलिन इंजेक्शन का कहाँ काम आता है? इंसुलिन इंजेक्शन फॉर डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज के कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसके कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल होता है? डायबिटीज के कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा। अगर मैं इंसुलिन की बात करती हूँ तो ये आप दहलिया के फूल से, दहलिया की जड़ों से आप ले सकते हैं क्या? इंसुलिन। ठीक है, किसकी जड़ों से? दहलिया की जड़ों से हम क्या मिल सकती है? हमें इंसुलिन प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस के रूप में संग्रहित होती है? ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है जो आपके लिवर और मसल्स में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संग्रहित होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर ग्लाइकोजन। फैट को हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। जल्दी से बताएं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर ग्लाइकोजन। देखो सिंपल सी चीज है, अभी मैंने बताया था कि नॉर्मली तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? नॉर्मली तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है और फिर ये जो ग्लूकोज होता है ये लिवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, यकृत के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, प्लस मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, किसके अंदर? मांसपेशियों के अंदर स्टोर हो जाता है, मांसपेशी के अंदर स्टोर हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि भैया ये है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, कौन है? ग्लाइकोजन। अच्छा, वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो पहली चीज तो इसका आंसर तो हो गया ग्लाइकोजन। तो अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना हो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना होता है तो यहाँ पे कौन बनाता है इसको? ग्लूकागन बनाता है, ग्लूकागन इसको बनाता है। ठीक है, ग्लूकागन की मदद से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन? निम्न में से क्या एक प्रोटीन नहीं है? चलिए तो बताएं जरा, कैरेटिन, फाइब्रिनोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर कोलेजन। ओके, अब ये बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा वो कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे ही प्रोटीन हैं। इज अ हार्मोन कर लीजिए। इनमें से कौन सा एक हार्मोन है? जल्दी से बताएं, इनमें से क्या एक हार्मोन है? मैं पता है भी कमेंट देखने लग रही थी। चलो तो यहाँ पे देखो, इनमें से क्या एक हार्मोन है? हम क्या देखेंगे भाई? कैरेटिन, फाइब्रिन और साथ साथ ऑक्सीटोसिन और जो कोलेजन है, ये तीनों तो प्रोटीन्स हो गए, खाली खाली प्रोटीन हो गए। लेकिन अगर मैं ऑक्सीटोसिन की बात करूं तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ये हार्मोन है। ठीक है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ग्लैंड सिक्रीट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन? अब देखो ये क्वेश्चन जो बना हुआ है ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आंसर यहाँ पे सीधा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वही पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड
यानी कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड यानी कि पैराथायरॉइड यानी कि पराबटू ग्रंथि, या फिर एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि? क्या उत्तर देंगे? कीजिए आंसर। तो यहां देखो, अगर हम बात करें किस चीज की, कौन सी ग्रंथि से रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी द्वारा स्टोर्ड था और वही वहीं से स्रावित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउज एंड बफेलोज टू मेक मिल्क डिसेंट टू देयर अडर्स? ठीक है, गाय और भैंसों के स्तनों से दूध निकालने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? सोमैटोट्रोफिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन या फिर इंसुलिन? क्या उत्तर देंगे? भाई देखो, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि गाय के थन से या भैंस के थन से अगर हमें दूध का प्रोडक्शन करना है तो वहां पे हमें एक हार्मोन देना पड़ता है, और ये वही हार्मोन है जो महिलाओं के अंदर क्या करता है, जो महिलाओं के अंदर बच्चों के बर्थ के दौरान मदद करता है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बीच में काफी मना कर दिया गया था, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब ये दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? कौन से हार्मोन के अंदर हमें क्या मिलती है, कौन से हार्मोन के अंदर हमको आयोडीन देखने को मिलती है? जल्दी से बताएं, कौन से हार्मोन के अंदर हमको आयोडीन मिलती है? तो भाई देखो, हमने क्या देखा था, हमारी जो अवटु ग्रंथि है, हमारी जो अवटु ग्रंथि है यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, इस ग्लैंड से निकलने वाले जो आपके हार्मोन हैं वो कौन से हैं? वो है थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। और ये जो थायरोक्सिन होता है हम इसको T3 T4 कहते हैं। T3 और T4 की जब हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या आ जाता है? ट्राई आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन दोनों के अंदर हमको क्या मिल रहा है? आयोडो शब्द मिल रहा है ना, आयोडो। तो इसका मतलब क्या है कि यही जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं इनके अंदर हमको क्या मिलता है? आयोडीन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? आयोडीन हमको यहीं पे देखने को मिलता है। होप सो दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेरोमोन्स का उपयोग करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? जो फेरोमोन का उपयोग करते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए, तो फेरोमोन की अगर मैं बात करती हूं तो भैया इसको इस्तेमाल करने वाले जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन है भाई? वो होते हैं बेसिकली आपकी चींटियां। कौन है? एंट्स होती हैं, यानी कि चींटियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो क्या करती है। इसके अलावा जो ततैया होते हैं, ठीक, उन सब में जिनके आगे एंटीना से दिखे ना, वो क्या है? वो आपके फेरोमोन्स को इस्तेमाल करते हैं। एंटीना जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये क्या है? ये फेरोमोन्स क्या है? यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, वार्तालाप के लिए इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन जानवरों के द्वारा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, बाय होम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड? एस्ट्रोजन जो होता है वो निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो एस्ट्रोजन है वो निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? एग के द्वारा, फॉलिकल्स के द्वारा यानी कि
कूपिकाओं के द्वारा किसके द्वारा? कूपिकाओं के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा यानी कि पीत पिंड के द्वारा, या फिर यूट्रस यानी कि गर्भाशय के द्वारा। तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन आपका वो हार्मोन है जो क्या करता है, जो किसी भी मनुष्य के अंदर क्या करता है, महिला के अंदर बेसिकली सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जिनको कहा जाता है, उनको डेवलप करता है, ठीक है। तो ये होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि फॉलिकल्स के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन रिलीज कराया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोशिकाएं ऑप्शन में ना हो तो आपके ऑप्शन में ओवरीज जरूर होता है, यानी कि जो अंडाशय होते हैं वो जरूर होता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड? मानव शरीर में इनमें से क्या एक नलिका रहित ग्रंथि है? हेलो, ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीली ग्रंथि है? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है, लचीली नहीं होगी ये। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा? इसको हम लिखेंगे नलिका रहित ग्रंथि। नलिका रहित ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है? नलिका रहित ग्रंथि। लिवर है, स्वेट ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर किडनी है। भाई देखो, अगर हम बात करें लिवर की, स्वेट ग्लैंड की और किडनी की, ये तीनों तो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इसके अंदर हाइपोथैलेमस आ जाती है, पिट्यूटरी आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी ग्रंथियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डक्टलेस ग्लैंड? तो आप क्या आंसर करोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक का एक बहुत बड़ा जखीरा है? मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको एंटीबायोटिक देखने को मिलती है? कीजिए आंसर। कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा होती है? आप में से मुझे पता है ज्यादातर बच्चे पैरासीटामोल आंसर करेंगे या फिर पेनिसिलिन कर देंगे, लेकिन उसी का एक भाई है, क्या नाम है? एक और आया करता था एमोक्सिलिन करके। उसी एमोक्सिलिन की एक अपडेटेड वर्जन है जिसको हम एम्पिसिलिन कहते हैं, वो यहाँ पे उत्तर आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? एम्पिसिलिन यहाँ पे सही उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, कीजिए आंसर। कि आर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड अप ऑफ? जो हमारे दांत और हड्डियां हैं वो किसकी बनी होती हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपिटाइट, क्लोरोपिटाइट या फिर हाइड्रोलिथ की? क्या उत्तर देंगे? हमारी जो हड्डियां हैं वो किस चीज की बनी है? तो क्या उत्तर आ जाएगा? भाई देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं किस चीज की, कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे सही आंसर आ जाता है। लेकिन कितना कैल्शियम फॉस्फेट? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट की मिलकर बनी होती है हमारी हड्डियां। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा वुल। अंगोरा वुल एक बहुत ही सॉफ्ट वुल होती है जो हमें किससे मिलती है? जल्दी से बताएं, किससे मिलती है अंगोरा वुल? रैबिट से, शीप से, फॉक्स से या फिर गोट से? किससे मिलके बनती है हमारी अंगोरा ऊन? भाई देखो, अगर हम अंगोरा ऊन की बात करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, तो किसके बालों को लेके हम अंगोरा वुल को बनाते हैं?
बहुत ही ज्यादा सिल्की होती है, बहुत ही हल्की होती है, ठीक है, वाइटिश बहुत अच्छी मिलती है, इसके अंदर चमक बहुत अच्छी होती है। तो वो किससे मिलेगी? इनमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर ये सब चीजें मिलती है? फॉक्स से तो लेना मुश्किल काम है, रैबिट से ले लेते हैं, ठीक है। तो अंगोरा क्या है? एक अंगोरा रैबिट की प्रजाति है, जिससे क्या मिलता है? जिससे ये वुल हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स विमेन इजिली देन दैट ऑफ मेन? निम्न में से कौन सी बीमारियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती हैं? हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, हेपेटाइटिस, जॉइंट आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का गठिया, और लास्ट आ जाता है आर्थराइटिस यानी कि गठिया। इनमें से कौन सी चीजें महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं और अक्सर उनकी डेथ भी हो जाती है इस कारण से? बताएं जरा जल्दी से। चलिए, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की, इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो वुमेन को इजीली अफेक्ट करता है देन मेन, महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करता है पुरुषों के मुकाबले, तो वो आ जाता है हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, जॉइंट आर्थराइटिस या फिर आर्थराइटिस। तो हम क्या देखते हैं भैया कि जो महिलाओं को ना हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, इनके सिम्टम्स बहुत हमें सप्टल दिखते हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होगा, लेकिन ये होता बड़ा सीवियर है, एकदम से मृत्यु ही होती है सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, महिलाओं को दिल के दौरे की समस्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर इन नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट? यानी कि सिंपल सा पूछा है, फास्टिंग की शुगर कितनी होनी चाहिए, फास्टिंग की ब्लड शुगर कितनी होती है? आप करते हो ना ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज पोस्ट प्रेंड्रियल, तो अगर मैं पोस्ट प्रेंड्रियल की बात करूं तो 180 से कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं फास्टिंग की बात करूं तो कितनी होनी चाहिए? 40 से 60, 120 से 150, 70 से 100 या फिर 160 से 200। क्या उत्तर दोगे भाई? यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कि अगर किसी इंसान की फास्टिंग के दौरान जब उसने कुछ भी खाया ना हो, अब कुछ भी खाने का मतलब क्या है, पिछले 8 घंटों के अंदर उसने कुछ भी पेट के अंदर ना डाला हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फास्टिंग शुगर कहते हैं। तो उसकी फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए? 70 से 100। लेकिन अगर मैं पोस्ट प्रेंड्रियल कहूं यानी कि खाना खाने के बाद कहूं तो वो 180 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ अ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री? एक तने पर के पार अनुभाग में 50 वृत्त हैं, यानी कि 50 रिंग्स बनी हुई हैं, तो बताएं पेड़ की उम्र क्या है? 50 महीने, 50 साल, 5 साल, 25 साल या फिर 50 साल? क्या उत्तर आ जाएगा भाई? देखो हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी एक पेड़ है, हम उसको काटे तो उसके अंदर जितनी भी रिंग्स हमें दिखती हैं वो 1 साल में, इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है? इनको हम बोलते हैं वार्षिक छल्ले या फिर एन्युलर रिंग्स कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? एन्युलर रिंग्स कहते हैं, यानी कि वार्षिक छल्ले कहते हैं, वार्षिक छल्ले कहते हैं। तो देखो वार्षिक छल्ले नाम से क्या लग रहा है कि भाई वर्ष में एक बार बनते हैं, क्या ही ये वर्ष में एक बार बन रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? वार्षिक छल्ले कह देते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कह देते हैं बच्चा? वार्षिक छल्ले कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं वार्षिक छल्लों की बात करती हूँ तो ये जो आपके वार्षिक छल्ले होंगे मेरे प्यारे छात्रों, अगर किसी में 50 वृत्त बने हैं, 50 रिंग्स बनी हैं, तो कितने साल का हुआ वो पेड़? तो आप कहोगे मैम 50 साल का हो जाता है। कितने साल का हो जाता है? 50 साल का आपका वो पेड़ हो जाता है, ठीक है। कितने साल का हो गया वो पेड़? 50 साल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, the bones are held together by elastic tissues called dash। लोचदार ऊतक द्वारा जो हड्डियां एक साथ जोड़े रखती है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, यानी कि स्नायु बंधन कहते हैं, जिसको हम अस्थि बंधन भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रस टिश्यू, यानी कि रेशेदार ऊतक आ जाते हैं, फाइब्रिन आ जाता है, या मांसपेशी ऊतक आ जाता है, मस्कुलर टिश्यूज आ जाता है। क्या उत्तर करेंगे भाई? देखो मैंने आपको एक कोड बताया था, वो कोड क्या था? BLB। क्या कोड था? BLB का कोड था। और BLB क्या कहता है कि बोन को बोन से जोड़ने के लिए,
बोन को बोन से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो हम क्या कहते हैं, बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? लिगामेंट्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट्स बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता बोन को मसल से जोड़ने के लिए, बोन को मसल से जोड़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? टेंडन। मैंने इसको एमटीबी करके याद कराया था, ठीक है, एमटीबी करके याद कराया था। वो क्या था? आपका टेंडन था, जो आपको मदद करता है किस चीज में? जो आपकी मदद करता है बोन को मसल से जोड़ने में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए। प्लेक फॉर्म्ड ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ, दांतों पर निर्मित जो प्लेक होती है वो किससे मिलके बनी होती है? फूड पार्टिकल्स ओनली, खाली खाद्य कण से, फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा, खाद्य कण और लार से, फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड्स, खाद्य कण लार और मुंह के एसिड से, फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड्स प्लस बैक्टीरिया, खाद्य कण लार मुंह का अम्ल और साथ साथ बैक्टीरिया। क्या उत्तर देंगे कि जो प्लेक होती है वो कई चीज की मिलके बनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, डेंटल प्लेग, अगर मैं सीधी सी बात करूं, जो प्लेग है वो क्या है? दांतों के ऊपर पीली पीली सी परत आ जाती है और बहुत ही मोटी, एकदम बहुत मुश्किल से छुड़ाने वाली परत होती है ये। तो कैसे बनती है ये? खाली खाने से? नहीं भैया, खाली खाने से होगा तो वो तो हट जाएगा। खाना और सलाइवा में मिलेगा वो भी हट जाएगा, मुंह के एसिड्स भी होंगे वो भी हट जाएगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया वहां पे चिपक गया तो क्या होगा? तो वो आपके दांतों का क्षरण शुरू कर देगा, दांतों का क्षय शुरू कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? दांतों का क्षय शुरू कर देता है। कौन शुरू कर देता है? आपका यही फूड पार्टिकल्स, ठीक है, जब बैक्टीरिया के साथ मिल जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, आपके दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम एंड पोटेशियम, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी से कीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? इनमें से किसका रिक्वायरमेंट होता है दांतों और किस चीज को बनाने के लिए? दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए, बताएं जरा। दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मुझे पता है आप लोग यही आंसर करोगे। अभी भी थोड़ी देर पहले वैसे भी डिस्कस किया है कि कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कौन से कैल्शियम फॉस्फेट? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं आपके दांत और टीथ, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, बताएं जरा। रिप्रोडक्शन चैप्टर का इकलौता और सबसे प्यारा क्वेश्चन आपके पेपर के लिए कि मनुष्यों में आमतौर पे निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है? शुक्राणु अंडे को किस भाग में निषेचित करता है? कीजिए आंसर, किस भाग में निषेचित करता है? सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद आ जाता है लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का निचला हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था भैया? तो ये देखो, ये क्या है? ये ओवरी है। इस ओवरी से निकला ओवा, और ये जो ओवा होगा ये यहां जाके स्पर्म से मिल जाता है, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन हुई। और इस जगह को हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हम इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, the amount of which of the following components in the air doesn't change in the process of respiration, हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या फिर नाइट्रोजन?
कौन सा जो भाग होता है वो नहीं चेंज होता रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान? आंसर कीजिए। क्या चीज एज इट इज बनी रहती है? बहुत ही टीक्यू क्वेश्चन है ये, टुच्चा क्वेश्चन। कीजिए आंसर, इस टुच्चे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका कुछ परसेंट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, पॉइंट्स में लेते हैं 4% रिलीज करते हैं। ठीक है, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 17% रिलीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जल वाष्प का भी हम एज इट इज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है जैसी गई वैसी की वैसी शरीर से बाहर आ जाती है, वैसी की वैसी क्या होती है, शरीर से बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आज के लेक्चर को हम लोग यही विराम देंगे। ठीक है, बेसिकली आप में से जितने भी प्यारे छात्र हैं, ठीक, सभी क्लास को क्या करिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यही विराम लेंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।